फ्रेंड्स, मैं सीए नीचे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपके सेक्शन होते थे 44 एडी, 44 एडीए, 44 ई, जहां पर प्रिजम्पटिव केस में आप 6%, 8% या 50% प्रॉफिट दिखाकर अपनी आईटीआर भरते थे। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में नया सेक्शन आ चुका है, सेक्शन 58। इसमें काफ़ी बड़े न्यू चेंजेस भी हैं। कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो कि यहाँ पर पहले 6%, 8% दिखाकर अपनी आईटीआर फाइल करते थे, डिक्लेयर करते थे प्रॉफिट, उनको यहाँ एक्चुअल प्रॉफिट दिखाने की रिक्वायरमेंट आएगी। वो अब यहाँ इनकम टैक्स एक्ट 2025 में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। पहले ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो काफ़ी सारे पर्सन इसको जो है गलत तरीके से इंटरप्रेट करते थे। अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ये जो नया सेक्शन है, सेक्शन 58, इसके द्वारा ये प्रोविजंस गवर्न होंगे। यहाँ मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी डिटेल में रहने वाला है और शेयर जरूर कीजिएगा। आप चाहते हैं कि आप प्रिजम्पटिव बेसिस अपने जो भी प्रॉफिट्स आपको आ रहा है आप उसको डिक्लेयर करें और आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना करने पड़े और कोई भी आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट ना आए। उसके लिए जो सेक्शन है यहाँ पर गवर्न है सेक्शन 58। तो आपके जो पुराने वाले सेक्शन थे 44 एडी, 44 एडीए और 44 ई, यहाँ पर आप जो है अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के द्वारा डिक्लेयर करते थे स्पेसिफाइड प्रॉफिट। तो वहाँ पर क्या होता था, 6%, 8% या फिर 50% दिखाकर डिक्लेयर कर देते थे और स्पेसिफाइड रेट से उसमें एक्चुअल इनकम का जो कॉन्सेप्ट था वो रह जाता था। अब इन्होंने एक्चुअल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर कर लिया है। जो प्राइमरी इसका सेक्शन है, सेक्शन 58, उसका सबसेक्शन 1 है, उसमें कहा गया है कि जो आपके स्पेशल, जब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करेंगे तो जो आपके प्रोविजंस है सेक्शन 26 से लेकर 54 तक के, वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। मतलब आपकी जो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है उनके द्वारा नहीं होगी। तो जब आप ये वाला सेक्शन ऑप्ट कर लेंगे 58, तो उसके बाद आप जो है सेक्शन 26 से लेकर 54 तक के जितने भी सेक्शन है उनसे बाहर हो जाएंगे और वहाँ वो ये वाले जो सेक्शन है आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। शैल नॉट अप्लाई द मैनर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस और प्रोफेशन। तो स्पेसिफाइड बिजनेस और प्रोफेशन कौन से हैं, जो कि सेक्शन 58 के सबसेक्शन 2 में स्पेसिफाइड है। सबसेक्शन 2 के अंडर में यहाँ आपको एलिजिबल एसएससी, एलिजिबल बिजनेस, वो सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो एक बार इसे सीरियल नंबर समझ लीजिएगा। पहला जो सीरियल नंबर है यानी कि जिसका कॉलम है वो ए है, दूसरा वाला जो कॉलम है वो बी है। ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, प्रोफेशन, कौन पर्सन इसको ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल होंगे। थर्ड नंबर पे इसके बाद जो है कॉलम नंबर सी आपका, उसमें एसएससी, वो कौन कौन से एसएससी होंगे जो कि ये स्कीम ऑप्ट कर पाएंगे। फोर्थ जो आपका कॉलम है उसमें स्पेसिफाइड लिमिट दी होगी, जैसे टर्नओवर की या फिर ग्रॉस रिसीट्स की। देन उसके बाद कि आपकी इनकम किस तरीके से कंप्यूट होगी, ये आपका हो गया कॉलम नंबर ई। तो आप ये कॉलम भी ध्यान रख के चलेंगे क्योंकि आगे ये सेक्शन में काफी सारे सब सेक्शन है, तो कुछ पॉइंट आपको क्लियर होना जरूरी है। सारी जो कंडीशंस है वो एज इट इज रखी गई है 44 एडीए वाली, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 58 का सबसेक्शन 2। इसमें की बात की गई है कोई भी बिजनेस जो कि अदर देन द स्पेसिफाइड बिजनेस इन सीरियल नंबर 2, ये इसके सीरियल नंबर दिए गए हैं। तो पहले वाला जो सीरियल नंबर है वो नॉर्मल बिजनेस के लिए है, दूसरे वाला जो सीरियल नंबर है आपका वो स्पेशल बिजनेस हो गया जो कि फ्लाइंग, हायरिंग या लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज का बिजनेस करते हैं। और थर्ड नंबर पे आपका आ गया प्रोफेशन, ये वाला आपका हो गया प्रोफेशन। तो इसमें स्पेसिफाइड प्रोफेशन है ये आपके, जो कि आपको स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन कौन से हैं उसके लिए डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये हम यहाँ पर अभी रीड करेंगे। इसके लिए मैंने सेक्शन 62 सबसेक्शन 4 आपके लिए ओपन कर दिया है। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल बिजनेस की, जो कि आपका यहां पर कवर हो रहा है। ठीक है, अदर देन स्पेसिफाइड दिस। ठीक है, इसके अलावा जो भी बिजनेस है वो यहां कवर होंगे। एलिजिबल एसएससी, एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन यहां दी गई है, उसको हम रीड करेंगे। उसके बाद आपकी जो टर्नओवर है अगर 2 करोड़ तक की है तो आप एलिजिबल एसएससी हैं। टर्नओवर की लिमिट इसमें जो रखी गई है 2 करोड़ रुपए की रखी गई है। 3 करोड़ रुपए की लिमिट आपको मिल जाएगी अगर आपके जो है 5% से ज्यादा आपके जो है अमाउंट आप कैश में रिसीव नहीं करते हैं। ठीक है,
टोटल टर्नओवर का या ग्रॉस रिसीट का 5% आपका जो है कैश में है तब तक तो चलेगा। उससे ज्यादा अगर है तो फिर आपको जो है 2 करोड़ की लिमिट मिलेगी। यानी कि इसमें 2 लिमिट आ गई है आपकी, 2 करोड़ वाली और एक 3 करोड़ वाली। एक ऐसा पर्सन जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस यानी कि प्रीएम्प्टिव स्कीम ऑप्ट करना चाहता है 58 वाली, तो 2 लिमिट मिलेगी बिजनेस के केस में, 2 करोड़ और 3 करोड़ की। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटेशन आपको कॉलम नंबर ई के अकॉर्डिंग करनी है। तो जो पर्सन यहाँ पर इतने टर्नओवर होल्ड करेंगे उसके लिए अब 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो इसका आपको एग्रीगेट लेना है। अगर आपकी ऑनलाइन या बैंकिंग चैनल से है तो उस केस में आप 6% दिखा सकते हैं किसका, टर्नओवर का, ग्रॉस रिसीट्स का, जो कि आपको बैंकिंग चैनल के द्वारा मिली है, ऑनलाइन टैक्स ईयर में मिली है, या फिर आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है उससे पहले आपको मिल गई है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आता है कि जो कि आपकी कैश मोड वाली है। ये तो आपकी नॉन कैश हो गई, और जो कैश मोड वाली है उसमें कम से कम आपको 8% देना है किसका, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स का। उसमें से एज रिड्यूस्ड बाय द टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट, जो कि ऊपर वाली टर्नओवर है। अगर आपकी केवल कैश वाली टर्नओवर है तो फिर उस केस में तो 8% दिखाना है। अगर आपकी टोटल टर्नओवर में कुछ आपकी कैश वाली है, कुछ नॉन कैश वाली है, तो पहले उसमें से नॉन कैश वाली अलग कर लेंगे, उस पर 6% देंगे, और फिर उसके बाद जो है बाकी वाली जो टर्नओवर है उस पर कम से कम 8% आपको प्रॉफिट दिखाने की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है। ये जो यहाँ पर इन्होंने नया पॉइंट ऐड किया है और करके, ये काफी क्रूशियल पॉइंट है और इस सभी में ऐड कर दिया है इन्होंने। मतलब सीरियल नंबर 1 है, 2 है या 3 है, सब में ऐड कर दिया है। और जो ये पर्सन इग्नोर करते थे कि उनका जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर में, विच एवरेज हायर, तो आपको हायर साइड दिखाना है। मैं यहाँ पर एक छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ। किसी पर्सन की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, उसने एक्चुअल में 40 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है 1 साल में। लेकिन अगर वो 1 करोड़ का 8% दिखाकर, 8 लाख रुपए दिखाकर अपनी आईटीआर भर देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है अकॉर्डिंग द न्यू प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 58। ये 8% मैंने कैश वाले पॉइंट के लिए है। नॉन केस में वो 6% यानी कि 6 लाख भी दिखा सकता है। तो आपको एक्चुअल 40 लाख ही दिखाना है। आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो तरीका आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका एक्चुअल द प्रॉफिट कितना है ड्यूरिंग द ईयर में। ठीक है। देन उसके बाद इसका सीरियल नंबर 2 है वो बिजनेस जो कि इसमें डील करते हैं प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग द गुड्स कैरेज। तो जो भी एसएससी है जो कि यहाँ पर 10 से ज्यादा गुड्स कैरेज ओन नहीं करता है। अगर 10 से ज्यादा है तो फिर आप इस स्कीम को यानी कि प्रीजम्पटिव को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो पर्सन जो एसएससी 10 गुड्स कैरेज तक होल्ड करते हैं, मतलब 10 व्हीकल है उनके पास गुड्स कैरेज के लिए, तो वो इनके लिए एलिजिबल हैं। उनकी जो इनकम है वो इसके हिसाब से डिराइव होगी। आपकी जो हैवी गुड्स व्हीकल है तो उसमें आपको जो है 1000 रुपए पर टन के हिसाब से, जो भी ग्रोस उसका जो व्हीकल का है उसका जो वेट है, या फिर एम्प्टी व्हीकल हो गया आपका, एज द केस में बी, फॉर ईच व्हीकल फॉर एवरी मंथ, हर मंथ के लिए आपको लेना होगा, और पार्ट ऑफ द मंथ। अगर किसी ने मिड में स्टार्ट किया है तो पार्ट ऑफ द मंथ, पूरे मंथ का उसको लेना है, ओन बाय द एसएससी, कि वो पर्सन जो है उसको ओन हो करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है वो ओनर नहीं है तो उनको फिर ये बेनिफिट क्लेम करने के लिए नहीं मिलेगा। अगर उनके जो व्हीकल है वो हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है तो हैवी गुड्स व्हीकल के लिए इसने नीचे यहाँ पर डेफिनेशन दी है। तो व्हीकल जो कि अदर देन व्हीकल गुड्स है उनके लिए यहाँ पर जो लिमिट रखी गई है और रेट कैलकुलेट होगा 7500 रुपये हर उस गुड्स कैरेज के लिए, फॉर ईच फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग विच द व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी इन टैक्स ईयर। ये तो कम से कम तो दिखाना ही दिखाना है इसके हिसाब से कैलकुलेट करके, या फिर आपका जो भी एक्चुअल प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं विच एवरेज हायर, इसमें भी वही कंडीशन यहाँ पर आपको फॉलो करनी होगी। पहले आप जो है मिनिमम कैलकुलेट कर लें कि मिनिमम इतना तो दिखाना है। अगर आपका इससे कम में एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है तो फिर आपको ये वाला दिखाना है। अगर एक्चुअल में आपका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो फिर आपको ज्यादा वाला दिखाना है, विच एवरेज हायर वाली कंडीशन यहाँ भी है। अब उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, स्पेसिफाइड प्रोफेशन। उसके लिए सेक्शन 62, ये भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। सारे जो है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2026 से गवर्न है। सेक्शन 62 जो है आपका वो मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग है। इसका सबसेक्शन 4 जो है उसमें स्पेसिफाइड प्रोफेशन को डिफाइन कर दिया है। वो जितने भी प्रोफेशंस लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंपनी सेक्रेटरी,
और एनी अदर प्रोफेशन एज में बी नोटिफाइड। तो अभी ये जो नोटिफाइड बिजनेस है ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए एलिजिबल है। सेक्शन 58 में इनको जो टर्नओवर की लिमिट मिलेगी वो आपकी 50 लाख रुपए और 75 लाख रुपए मिलेगी। जो 50 लाख रुपए की लिमिट है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपकी टोटल रिसीट्स जो कि आपकी 5% से ज्यादा कैश में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अगर कैश की 5% तक है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तब आपको 75 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। लेकिन अगर आपकी कैश रिसीट 5% से ज्यादा है आपकी टोटल रिसीट्स का, तो फिर आप 50 लाख रुपए की लिमिट आपको मिलेगी। कम से कम आपको 50% तो दिखाना ही है उस ग्रोस रिसीट्स का, और जो भी आप प्रॉफिट एक्चुअल में अर्न कर रहे हैं विच एवर इज हायर आपको दिखाना है। तो एक कंडीशन यहां पर भी डाल दी गई है। एक प्रोफेशन इनकी पूरे साल की टर्नओवर 50 लाख रुपए है, अगर वो 25 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 25 लाख ही उनको दिखाना है। अगर वो इस साल में 30 लाख रुपए कमा रहे हैं तो फिर 30 लाख रुपए दिखाना है। लेकिन वो प्रीएम्प्टिव में जाना चाहते हैं, वो एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, एक्चुअल में वो 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो कम से कम उनको 50% यानी कि 25% दिखाना होगा, अदरवाइज वो फिर नॉर्मल स्कीम में जाएंगे, प्रीएम्प्टिव स्कीम में नहीं जा सकते हैं। अब इसके लिए सबसेक्शन 3 है, उसको ध्यान से रीड करिएगा। कोई भी एसएससी जो कि कॉलम नंबर सी में फॉल करता है, ये आपके कॉलम नंबर सी है, ये आपका ए है, ये बी और ये सी, जो कि क्लेम कर रहा है द प्रॉफिट और गेन एक्चुअली अर्न फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस और प्रोफेशन, अगर वो इससे कम दिखाना चाहता है इन द मैनर कॉलम नंबर ई, इस वाले जो कि आपका कॉलम नंबर ई है, इससे कम अगर दिखाना चाहता है तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए स्पेसिफाइड प्रोविजंस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे मैं बता देता हूं आपको। ये आपका ए है सीरियल नंबर वाला, जहां पर ये बात करता था स्पेसिफाइड पर्सन के रिगार्डिंग, फिर इसके बाद सी, ये डी और ई। तो ये कहता है कि भाई अगर कोई पर्सन है जो कि स्पेसिफाइड बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है और उसकी दो कंडीशन है, उसकी इनकम जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है। मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स जो है ऑल टैक्स रिजिम में 2.5 लाख रुपीज है। शैल बी रिक्वायर्ड टू द कीप एंड मेंटेन, तो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने होंगे और वो स्पेसिफाइड है सेक्शन 62 में, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला सेक्शन है। और उसको ऑडिट भी कराना होगा सेक्शन 63 के अंडर में। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उसको ऑडिट की भी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। कोई भी अगर आपको लॉस हो रहा है या फिर कोई भी अलाउंस रिडक्शंस जो है अलग से आपको अलाउ नहीं की जाएगी, जो प्रीएम्प्टिव लेंगे उसके साथ इस हिसाब से कंप्यूटेशन करनी है प्रॉफिट की, जो कि हमने कॉलम नंबर ई में देखा है, उसके हिसाब से स्पेसिफाइड उनको दिखाना पड़ेगा। तो सेक्शन 5 की अगर बात करें तो इसमें क्लियरली आपको मेंशन किया गया है कि जो भी पर्सन सबसेक्शन 2 के अंडर में टेबल जो ये दी गई है सीरियल नंबर 2, यानी कि जो गुड्स कैरेज वाला आपका बिजनेस हो गया, वो अगर एक फर्म है तो जो भी सैलरी इंटरेस्ट पेड हो रहा है पार्टनर को, वो यहाँ पर जो ऑलरेडी इनकम कंप्यूटेड है वो उसमें कंसिडर किया जाएगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस जो कि लिमिट स्पेसिफाइड है 35E में। उसके अलावा जो भी आप अगर प्रीएम्प्टिव में ऑप्ट करते हैं, अगर आपका कोई भी आपने स्पेसिफाइड बिजनेस या प्रोफेशन के लिए कोई भी आप एसेट यूज कर रहे हैं, तो जो उसकी WDV है उसी तरीके से कैलकुलेट होगी, जो कि इनकम टैक्स में प्रोविजंस हैं, क्योंकि यहाँ पर माना जाएगा कॉलम नंबर सी टेबल सबसेक्शन 2 के अंडर में आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है, ठीक है ना, कि आपको वो डिडक्शंस या एग्जम्पशंस जो कि आप लेना चाहते हैं वो ऑलरेडी इसमें सारी की सारी इंक्लूडेड है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कल को फिर से डेप्रिसिएशन आपको अलाउड होगा, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है। और जब अगर आप WDV की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो उसमें आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए उस हिसाब से कैलकुलेट करना है, अलग से कोई आपको फिर से फर्दर डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। इन एस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन देयरऑन फॉर ईच ऑफ द रेलेवेंट टैक्स ईयर्स। ये आपका सबसेक्शन 7 है, ये कुछ आपको पहले भी देखने के लिए मिलेगा, जहां पर एक एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर करता है कोई भी प्रॉफिट सबसेक्शन 2 के अंडर में सीरियल नंबर 1। तो सीरियल नंबर 1 कौन सा है आपका, ये वाला सीरियल नंबर ये है, जहां पर आपका बिजनेस है नॉर्मल और आपको लिमिट दी गई है 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए की, 6% 8% और एक्चुअली अर्न प्रॉफिट आप दिखाना चाहते हैं। उस केस में यहाँ पर आपको कंडीशन लगा दी गई है कि आपको जो है यहाँ पर प्रॉफिट डिक्लेयर करना होगा कम से कम 5 साल के लिए, ठीक है ना। तो अगर कोई पर्सन इसमें प्रॉफिट डिक्लेयर करता है तो उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट 5 साल के लिए, जो भी आगे सक्सीडिंग ईयर्स हैं। अगर वो सबसेक्शन 1 का कॉन्ट्रावीन्स करते हैं तो वो फिर आगे 5 साल तक के लिए ये वाली स्कीम ऑप्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बिजनेस के लिए कंडीशन है, जो बाकी गुड्स कैरेज वाला है या फिर प्रोफेशन वाला है उसके लिए कंडीशन नहीं लगाई गई है, ठीक है। तो अगले 5 साल तक इस स्कीम को नहीं ले सकते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ये पॉइंट नंबर 8 भी आपको ऑलरेडी
ऐसा लगेगा कि पुराने एक्ट में भी था, लेकिन बिल्कुल क्लियरली लिख दिया गया है। अगर आप जो है इस वाली स्कीम से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, आपने सबसेक्शन 7 को यहां पर कंसीडर किया, ठीक है, तो अगर सबसेक्शन आपके ऊपर 7 लग गया एक बार तो, और आपकी इनकम जो है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, 2 कंडीशन है, फिर आपको बुक्स भी मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट भी आपको कराने की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। सेक्शन 62 और 63 आपके ऊपर लग जाएंगी। ये ऑलरेडी आपको ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट नंबर 8 जो है वो यहाँ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जो कि सबसेक्शन 3 में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करा, पहले ऊपर स्पेसिफाइड कर दिया कि भाई अगर आप जो है स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, तो उस केस में अगर आप जो है इससे कम इनकम दिखाते हैं और आपकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से ज्यादा है, तो फिर आपको बुक्स मेंटेन करने हैं और आपको ऑडिट भी कराना होगा। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है जो कॉलम नंबर सी के अंडर में पर्सन स्पेसिफाइड है, यानी कि बिजनेस वाला, गुड्स जो आपका कैरेज वाला हो गया और प्रोफेशन वाला। लेकिन ये जो 5 साल वाली कंडीशन है ये केवल और केवल उसके लिए एप्लीकेबल होगी जो कि सीरियल नंबर 1 में लिखा हुआ है। सीरियल नंबर 1 में आपका लिखा हुआ है नॉर्मल बिजनेस वाला पर्सन। फिर उसके बाद इसने बात की है फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2 टेबल नंबर, जो ऊपर टेबल दी गई है इसके सीरियल नंबर 1 और 3। तो अगर वो पर्सन जो कि अमाउंट रिसीव करेगा, अगर वो चेक के द्वारा करेगा या फिर ऐसे बैंक या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा करेगा जो कि अकाउंट पे नहीं है, तो उसको कैश माना जाएगा। बिजनेस और प्रोफेशन वाले के लिए लिमिट स्पेसिफाइड है, क्योंकि उनके केस में 6%, 8%, 50% देखना है। गुड्स कैरेज वाले केस में तो पर टन के हिसाब से देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसेक्शन 10 में द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 62, 63 शैल नॉट अप्लाई। तो अगर कोई पर्सन इसमें स्पेसिफाइड अपना इनकम दिखाता है सबसेक्शन 2 में, सीरियल नंबर 2 में, and in computing the monetary limits under those sections, gross receipts or the case may be, the income from the said business shall be excluded। हो सकता है एक पर्सन जो कि गुड्स कैरेज का भी काम करता हो और अदर काम भी करता हो, तो जब उनके लिए कंडीशन देखी जाएगी 62 या 63 अप्लाई करने के लिए, तो ये वाली जो इनकी इनकम है इसको एक्सक्लूड रखा जाएगा। अब एलिजिबल एसएससी की डेफिनेशन देख लीजिएगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ या फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। इसमें एलएलपी इंक्लूड नहीं है, एलएलपी सेक्शन ऑप्ट नहीं कर सकते। अदर देन एलएलपी रेजिडेंट पर्सन होना जरूरी है, एक ऐसा पर्सन जो कि स्पेसिफाइड या एसईजेड यूनिट्स के लिए है। ये भी आपके स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं जिनमें इनकम की अलग से डिडक्शन आपको मिल जाती है, ठीक है। स्पेसिफाइड प्रोफेशन, अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड प्रोफेशन करता है, कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि प्रोफेशन में कवर है, तो फिर वो ये नहीं कह सकता है कि मैं एलिजिबल एसएससी क्लेम कर लूंगा और मैं 8%, 6% दिखा दूंगा। वो अगर प्रोफेशन में कवर है तो उसे 50% दिखाना होगा, ठीक है। ये इसकी रिगार्डिंग है। फिर इसके बाद बात करते हैं, कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनकम अर्न करता है कमीशन या ब्रोकरेज की, तो वो भी ये प्रीजम्पटिव स्कीम नहीं ले सकता है। एक ऐसा पर्सन जो कि एजेंसी बिजनेस रन करता है, वो भी इस स्कीम को नहीं कर सकता है। स्पेसिफाइड एसएससी का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल फर्म अदर देन एलएलपी और रेजिडेंट होना जरूरी है। ये फिर से दोबारा से रिपीट हो रहा है, ऊपर वाला पॉइंट ही। एलएलपी का मतलब वही है जो स्पेसिफाइड एलएलपी एक्ट में गुड्स कैरेज, गुड्स व्हीकल वेट, वो सब चीजें आपको मोटर व्हीकल एक्ट से लेनी होगी। हैवी गुड्स जो मैंने आपको बताया था, ग्रोस वेट ऑफ व्हीकल एक्सीड 12,000 किलोग्राम्स, ठीक है। इसके बाद एफ पॉइंट में एक एसएससी जो कि पजेस करता है गुड्स या कैरेज जो कि हायर परचेज पे लिए गए हैं, इंस्टॉलमेंट पे लिए गए हैं, और एंड या फॉर विच द होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट पेबल इज स्टिल शैल बी डीम्ड टू बी द ऑनर ऑफ द सच गुड्स और कैरेज। तो अगर आपने हायर परचेज पे लिया है, इंस्टॉलमेंट पे लिया है, तब आप इसको लेने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जो है इस प्रोविजन का बेनिफिट लेना है, तो अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिखाने की रिक्वायरमेंट आएगी। बाकी सारी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी होगी। जल्दी मैं यहाँ पर सब सेक्शन के रिगार्डिंग अलग अलग वीडियो अपलोड करूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।